नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत मिश्रा। आज एक विशेष टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। जो टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एवं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए दोनों ही विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, उसके कार्य, सिद्धांत एवं उसके प्रकार, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो साथ ही साथ हम ये जानेंगे सूक्ष्मदर्शी कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते हैं, तथा उनके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करेंगे। और आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। माता बागेश्वरी कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यही चाहेंगे कि आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी आपको बताया जा रहा है उसे नोट करते चलें, जिससे आपके रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और जब भी चाहेंगे आप अपने लिखे हुए नोट्स को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं तथा अधिक बार बार जो नहीं समझ में आती है वीडियो को बीच में रोक रोक के नोट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और कोशिश ये करें कि एक एक पॉइंट्स को नोट करते रहें, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएससी सेकेंड थर्ड सेमेस्टर के डिफरेंस ये होता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में ये वनस्पति विज्ञान में आया हुआ है और बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में ये आपका जंतु विज्ञान में टॉपिक दिया हुआ है। तो दोनों ही छात्रों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आगे चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखते हैं सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, अति छोटा, बहुत ही छोटा, यानी जिन चीज़ों को हम अपनी नग्न आँखों से या हम ये बोलने जर्नल आँखों से हम नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें विशेष यंत्र की ज़रूरत, दर्शी मीन्स देखने पर। तो दोनों से मिलकर सूक्ष्मदर्शी बना हुआ है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जेनसन, जो नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। माइक्रोस्कोपी का आविष्कार 1590 के दशक में जेड जेनसन ने, जो नीदरलैंड के महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। उसके बाद एक के बाद एक वैज्ञानिकों ने इसके एक्सपेरिमेंट करते रहे और एक के बाद उसकी आवर्धन क्षमता को विस्तृत बढ़ाते रहे। जो साधारण सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था उसकी आवर्धन क्षमता तथा अन्य सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता थी वो उससे मॉडिफाई करते रहे और उसे एक नया रूप भी प्रदान करते रहे, जिससे सूक्ष्मदर्शी एक बेहतर कंडीशन में तब एक अच्छी क्वालिटी का सूक्ष्मदर्शी आज हमारे समक्ष आ सका। तो हम ये जानेंगे कब कब किस वैज्ञानिक ने इसे मॉडिफाई किया और क्या क्या उसमें परिवर्तन किया। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे सूक्ष्मदर्शी आखिर सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सूक्ष्म भी इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना किसी की सहायता से देख पाना संभव नहीं होता है। जिन्हें मानव आँख, अर्थात हम ये कहें बिना साधारण मानव आँखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों के विज्ञान ने देखने के लिए माइक्रोस्कोपी अर्थात सूक्ष्मदर्शी का विकास किया है। साधारण आवर्धन लेंथ जो साधारण
तो अभी चलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जानें सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी किससे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से वस्तुओं का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं जिसके वह यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं वो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत बहुत ही छोटा, दर्शी मीन्स दिखाई देना, जिससे हम सूक्ष्म चीज़ों को मतलब बहुत ही छोटी चीज़ों को देख सकते हैं वो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। जैसा कि मानव अपनी नग्न आँखों से हर वस्तु को नहीं देख सकता, तो जिन वस्तुओं को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते तो उन्हें देखने के लिए जिस यंत्र की हमें आवश्यकता होती है वो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से निकटवर्ती वस्तुओं को का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है। सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो साधारण सूक्ष्मदर्शी था उसकी देखने की पावर, जो उसकी आवर्धन क्षमता थी वो 10 गुना थी। उसके उपरांत डेवलप हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसका चित्र आपको दिखाया जा रहा है। वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से किसी वस्तु का उच्च आवर्धित अर्थात बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सके उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जिसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा कई गुना अधिक थी। तो हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी के विकास के बारे में। सूक्ष्मदर्शी का विकास 1590 में एक डच चश्मा निर्माता जेड जॉनसन ने किया था। ये नीदरलैंड के निवासी थे। इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का विकास किया था जिसकी आवर्धन क्षमता 50 से 100 गुना तक थी। उसके बाद रॉबर्ट हुक उसके बाद 1660 में के दशक में रॉबर्ट हुक ने एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी का विकास किया जिसकी आवर्धन क्षमता 200 गुना तक थी, जिसका विस्तृत वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। इसके बाद एंटोइन लीवन हक, जो एक डच दार्शनिक थे, इन्होंने एक अपना सरल सूक्ष्मदर्शी विकसित किया जिससे इन्हें सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। एंटोइन लीवन हक ने 1676-77 के दशक में जीवाणु, शुक्राणु तथा लाल रक्त कोशिकाओं का पता लगाया। उसके बाद 1879 जर्मन जीव विज्ञानी वेल्थर फ्लेमिंग ने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका विभाजन का पता लगाया। लीeuwenhoek द्वारा उपयोग किया जाने वाला सूक्ष्मदर्शी एकल उत्तल लेंस का बना था जो पीतल और चांदी के स्टैंड पर लगाया जाता था। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार का बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। मोस्टली जिन सूक्ष्मदर्शी का हम यूज़ करते हैं वो हमारे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो आज हम जाने कि सूक्ष्मदर्शी के बारे में विस्तृत रूप से हम जानना चाहेंगे। अभी तक हमारी जो शॉर्ट चर्चा थी, जो हमने स्टार्टिंग में जानना चाहा, एक संक्षिप्त परिचय के रूप में सूक्ष्मदर्शी को,
हम चर्चा करें सूक्ष्मदर्शी के विस्तृत रूप से सूक्ष्मदर्शी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठें और जो आपको बताया जा रहा है उसे नोट करते चलें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। जैसा कि अभी हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी के एक शॉर्ट चर्चा की थी, उसके बारे में जाना। हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में विस्तृत चर्चा करके जानते हुए तथा आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग अपनी कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठें तथा नोट्स को बनाते रहें। माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, उन्हें बिना सहायता प्राप्त किसी की मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान ने माइक्रोस्कोप को विकास किया। अतः सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए विज्ञान ने माइक्रोस्कोप का विकास किया। साधारण आवर्धन लेंस। साधारण आवर्धक लेंस या सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस जो एक छवि को 10 गुना तक देख सकते हैं। अर्थात हम ये जो हमारे साधारण लेंस होते हैं, जो लेंस हमारे 2 टाइप्स होता है, उत्तल और अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होते हैं जिनमें हम किसी भी चीज़ को 10 गुना बढ़ा के देख सकते हैं। उत्तल लेंस के बीच से प्रकाश उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखे वस्तु को हम देखते हैं, जिससे हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। जो लेंस जिसके माध्यम से लेंस को 10 गुना तक बढ़ा के देख सकते हैं। प्राचीन काल में इस तरह के लेंस प्राचीन काल में उपयोग किए जाते, या हम यूँ कहें कि इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी प्राचीन काल में उपयोग किए जाते थे। और इससे अधिक उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप 1590 में विकसित किए गए, जिसे ज़चारियास जेनसन, जो एक डच चश्मा निर्माता थे और नीदरलैंड के निवासी थे, ये हम इन्हें जेड जेनसन के नाम से भी जानते हैं, ने यह निष्कर्ष निकाला 2 सिरे लेंसों के संयोजन पर एक छवि को स्पष्ट रूप से बड़ा किया जा सकता है। अर्थात अगर दो लेंस को हम एक साथ एक छवि पर रखें तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है उसे हम और ही बड़ा करके देख सकते हैं। उनके द्वारा उपयोग किए गए लेंसों के संयोजन से 50 से 100 गुना के क्रम में आवर्धन था। यह यौगिक सूक्ष्मदर्शी का प्रारंभिक युग था। अर्थात हम ये कह सकते हैं, मतलब जेनसन द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी विकसित किया गया, उसकी जो आवर्धन क्षमता थी 50 से 100 गुना, मतलब किसी वस्तु को हम उसके साइज से 50 से 100 गुना बड़ा करके देख सकते हैं, जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की एक प्रारंभिक युग था। जैसा शुरुआत में आपको बताया गया था, 1960 के दशक में रॉबर्ट हुक ने एक यौगिक माइक्रोस्कोप भी विकसित किया था, जिसके साथ उन्होंने कॉर्क कोशिकाओं की संरचना का अवलोकन किया तथा अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया है। उनके द्वारा प्राप्त कॉर्क संरचना की छवियों का आवर्धन, जिसे हम 200 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। विभिन्न नमूनों के अवलोकन के दौरान रॉबर्ट हुक ने नमूनों की सतह से प्रकाश को परावर्तित करके अपने नमूनों का अवलोकन किया है। एंटोन वान लीeuwenhoek, जो एक डच दार्शनिक थे, ने अपना एक सरल सूक्ष्मदर्शी विकसित किया तथा सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण किया। सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने नमूनों को उनके माध्यम से प्रकाश संचारित करके तथा विभिन्न तरल पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को मिला करके देखा, न कि स्थिर या अन्यथा सुखाने के बाद सूखने से बदल दिया। लीeuwenhoek द्वारा उपयोग किया जाने वाला सूक्ष्मदर्शी एकल उत्तल लेंस से बना होता है,
जो पीतल या चांदी स्टैंड पर लगाया जाता है। तो ये था हमारा परिचय सूक्ष्मदर्शी का। कब को सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ और कैसे कैसे उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें बदलाव किए गए, तो कैसी आवश्यकता के अनुसार उसकी आवेदन क्षमता को बढ़ाया गया और एक के बाद एक विकसित सूक्ष्मदर्शी का सफल प्रयोग हुआ। थ्योरी आपको इसलिए दिखाई जा रही है जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई अधिक प्रॉब्लम ना हो और आप लोग आसानी से अपने नोट्स को बना सकें। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे सूक्ष्मदर्शी के प्रकार कि सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है जिसमें लेंस या लेंस के संयोजन होते हैं। इसका उपयोग उन वस्तुओं को बड़ा करने के लिए किया जाता है जिन्हें बिना सहायता प्राप्त आँखों से नहीं देखा जा सकता। माइक्रोस्कोपी वह विज्ञान है जो माइक्रोस्कोप के सभी पहलुओं से संबंधित है। पहले उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी थे, क्योंकि वे नमूना अवलोकन के लिए प्रकाश या तो सूर्य के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में निम्नलिखित दो प्रकार सूक्ष्मदर्शी उपलब्ध हैं। एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी वे सूक्ष्मदर्शी होते हैं जो वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये वे सूक्ष्मदर्शी होते हैं जो वस्तुओं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का उपयोग करते हैं, जैसे उज्ज्वल क्षेत्र, अंधेरे क्षेत्र, पुष्पक्रम तथा चरण विपरीत विभिन्न प्रकार के प्रकाश माइक्रोस्कोपी हैं। इन तकनीकों में से प्रत्येक के अलग अलग अनुप्रयोग तथा फायदे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग तब किया जाता है जब उच्च गुणवत्ता तथा अधिक आवर्धन की छवियों की आवश्यकता होती है। अर्थात हम ये कह जो हमारे नॉर्मलाइज मैक्सिमम हमारे यूज में जो सूक्ष्मदर्शी उपयोग किए जाते हैं वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का मोस्टली यूज होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें इनसे भी अधिक आवर्धन क्षमता वाले या अधिक गुणवत्ता वाले सूक्ष्मदर्शी को देखने की आवश्यकता सूक्ष्म जीव को देखने की आवश्यकता होती है। प्रकाश माइक्रोस्कोप प्रकाश सूक्ष्मदर्शी आवर्धन प्राप्त करने के लिए प्रकाशीय लेंस के संयोजन का उपयोग करता है। सिद्धांत प्रकाश माइक्रोस्कोपी एक नमूने के माध्यम से प्रकाश को पारित करके आवर्धन में इनकी जांच करने के सिद्धांत पर काम करता है। अविदर्शक लेंस जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोलते हैं। नेत्रिका अविदर्शक लेंस जिसे यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। नेत्रिका मीन्स हमारा एपिस, संधारित्र कंडेंसर तथा प्रकाश स्रोत प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के प्रमुख प्रकाशीय भाग हैं। नेत्रिका संधारित्र का मेन वर्क होता है प्रकाश की जो किरणें होती हैं उन्हें एक सही दिशा प्रदान करना। अर्थात हमारा जो प्रकाश नमूने पर डाला जाता है उसे एक सही दिशा प्रदान करना और उसे एक सीधी रो में लेके जाना। एपिस कंडेंसर का यही कार्य होता है। अविदर्शक लेंस वस्तु को बड़ा करता है। अविदर्शक जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो वस्तु को बड़ा करके दिखाता है और जो नेत्रिका संधारित्र होता है वो प्रकाश को एक सही दिशा देता है। आवर्धन डिग्री जितनी अधिक होगी फोकस लंबाई उतनी ही कम होगी। आवर्धित छवि सीधे अविदर्शक लेंस के पीछे दिखाई देती है। नेत्रिका छवि को आँख या कैमरे तक पहुँचाता है। यह छवि के खाली आवर्धन का भी कारण बनता है। अर्थात यह छवि को बड़ा करता है लेकिन छवि के विभेदन को नहीं बढ़ाता है। अर्थात हम ये कहेंगे छवि के जो हमारा नमूना होता है उससे बड़ा करके दिखाता है लेकिन उसे विभेदित नहीं करता है। कंडेंसर नमूने पर प्रकाश स्रोत को केंद्रित करता है। संधारित्र जो होता है प्रकाश जैसे आपको भी बताया गया था कि जब हमारे नमूने होते हैं तो प्रकाश स्रोत को केंद्रित उसके एक सीधी रे में लेके जाता है।
सीधी रो में, जिससे जो लाइट होती है लाइट वो हमारे सीधे नमूने पर पड़े तथा एक समान प्रकाश प्रदान करने के लिए अवांछित प्रकाश को भी समाप्त करता है। उसका जो इधर उधर से हमारे प्रकाश पड़ रहा होता है उसे भी वह फिनिश करता है तथा सीधे हमारा जो प्रकाश होता है नमूने पर फोकस करता है। संधारित्र लेंस एक आइसिस डायफ्राम से जुड़ा होता है जो विभेदन बनाम भेदक तथा क्षेत्र की गहराई को नियंत्रित करता है। लैंप या अन्य स्रोत से प्रकाश नमूने को प्रकाशित किया जाता है। यह प्रकाश स्रोत जिसकी तीव्रता को वोल्टेज को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा विभेदक तब प्राप्त होता है जब ये सभी प्रकाशीय घटक प्रकाशित अक्ष पर केंद्रित होते हैं। तो ये था परिचय आपका प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का। अब हम जानेंगे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के प्रकार। जैसा कि आपको अभी बताया गया था, वर्तमान समय में हमारे दो तरह के प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कार्य कर रहे हैं। एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, दूसरा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी को मोस्टली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 तरह के बताए गए। दीप क्षेत्र माइक्रोस्कोपी अर्थात ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, अदीप क्षेत्र माइक्रोस्कोपी अर्थात डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, प्रवस्था विपर्यास माइक्रोस्कोपी अर्थात फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, प्रतिदीप्त माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, विभेदक व्यक्तीकरण विपर्यास माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो ये 5 तरह के माइक्रोस्कोपी बताए गए थे जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के प्रकार हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये 5 प्रकार के सूक्ष्मदर्शी जो लाइट माइक्रोस्कोपी के प्रकार हैं। अब हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। दीप्त क्षेत्र माइक्रोस्कोप। दीप्त क्षेत्र माइक्रोस्कोप का व्यापक रूप से चिकित्सकीय या सूक्ष्म जीव विज्ञानी प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। चिकित्सकीय कार्य में सूक्ष्म जीव विज्ञानशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आगे आता है कि सूक्ष्मदर्शी में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अवलोकन के अंतर्गत वस्तु को देखने के लिए एक दीप्त क्षेत्र के विरुद्ध देखा जाता है। दीप्त क्षेत्र सूक्ष्मदर्शी सामान्यतः नियमित चिकित्सकीय प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए उपयोग किया जाता है। ये सूक्ष्मदर्शी अभिरंजित वाले नमूनों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए रक्तरंजित स्मीयर या बैक्टीरियल अभिरंजित स्मीयर आदि। दीप्त क्षेत्र प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की विशेषताएं। इनका रोशनी स्रोत लेंस की एक श्रृंखला में माध्यम से पारित होता है। सूक्ष्म क्षेत्र प्रकाश में दिखाई देता है एवं अवलोकन में सूक्ष्मजीव अभिरंजित दिखाई देते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता लगभग 1000 से 2000 गुना होती है। इसमें एक यांत्रिक और एक प्रकाशिक भाग है। यांत्रिक भाग लेंस प्रणाली को छोड़कर संरचनात्मक इकाइयों से बना होता है, जबकि ऑप्टिकल भाग में एक नेत्रक, एक अभिदर्शक लेंस तथा एक संधारित्र लेंस होते हैं, अर्थात एक एपिस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस तथा एक कंडेंसर लेंस होता है। संधारित्र लेंस रोशनी के स्रोत से प्रकाश संचारित करके वस्तु को रोशन करता है। स्रोत से प्रकाश संधारित्र लेंस से होकर गुजरता है तथा वस्तु अभिदर्शक लेंस में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्मदर्शी की नली के भीतर एक उल्टा तथा आवर्धित मध्यवर्ती प्रतिबिंब बनाता है। यह छवि तब
नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु के रूप में कार्य करती है जो इसे फिर से बड़ा करती है और अंतिम आभासी छवि नेत्र लेंस के माध्यम से देखी जाती है। सूक्ष्मदर्शी की दक्षता उसकी आवर्धन तथा विभेदन क्षमता पर निर्भर करती है। आवर्धन नेत्रक तथा अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता का गुणनफल है। उदाहरण के लिए यदि नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 10x है तो अभिदर्शक लेंस 100x है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1000x है, अर्थात वस्तु को 1000 गुना बढ़ाया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे आपको अभिदर्शक लेंस का गुणनफल होता है, आवर्धन नेत्रक तथा अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता का गुणनफल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं आवर्धन क्षमता 10 है और अभिदर्शक लेंस की पावर 100 है। आवर्धन क्षमता 10 है और अभिदर्शक लेंस क्षमता 100 है, तो 10 गुणे 100 यानी 1000। तो वस्तु को की जो आवर्धन क्षमता है उसे हम 1000 गुना करके देख सकते हैं। विभेदन क्षमता, एक माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता जो आसन्न बिंदुओं को अलग अलग करती है, अर्थात बारीक संरचनात्मक विवरणों को अलग अलग करती है। यह उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा लेंस सिस्टम के संख्यात्मक द्वारक पर निर्भर करता है। तरंगदैर्ध्य जितना छोटा होगा विभेदक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम विभेदन क्षमता 0.2 म्यू होती है। अधिकतम विभेदन क्षमता 0.2 म्यू होती है। सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता ज्ञात करने के लिए सूक्ष्म विभेदन क्षमता इक्वल λ/2 इंटू Na का यूज़ करते हैं, जिसमें लेमडा इक्वल तरंगदैर्ध्य, Na इक्वल संख्यात्मक द्वारक होता है। इस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कासाम्बी बैक्टीरिया जैसे एशेरिकिया कोलाई, प्रोटोजोआ जैसे ट्राइकोमोनास की गतिशीलता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। या सेकेंड पॉइंट जैसे हम लिख सकते हैं, इसका उपयोग अर्ध फिल्मों या निलंबित बिंदु में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, आर्द्र तैयारी का उपयोग मल या मूत्र में सूक्ष्म जीवों का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, त्वचा पर कवक का पता लगाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। उसका नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में यूजेस में लिख सकते हैं, इनका उपयोग संरचनात्मक विवरण निर्धारित करने में किया जाता है तथा अभिरंजित नमूनों में बैक्टीरिया, कवक तथा प्रोटोजोआ के आकार को मापने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार इनके उपयोग को पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं। और तो अगर हम जानना चाहेंगे इनका उपयोग हम कासाम्बी बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआस की गतिशीलता को निर्धारित करने में, आर्द्र तैयारी के उपयोग में तथा सूक्ष्म जीवों का पता लगाने में तथा त्वचा पर कवक का पता लगाने में, संरचनात्मक विवरण निर्धारित करने में, अभिरंजित नमूनों में बैक्टीरिया, कवक तथा प्रोटोजोआ के आकार को मापने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और मेनली इस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी का उपयोग चिकित्सकीय एवं जीव विज्ञानी प्रयोगशालाओं में होता है। अधिक क्षेत्र माइक्रोस्कोपी। अधिक क्षेत्र माइक्रोस्कोपी एक विशेष प्रकार का संयुक्त प्रकाश माइक्रोस्कोप है। इस
इसमें आवश्यक हिस्सा एक केंद्रीय गोलाकार स्टॉप के साथ अदीप्त क्षेत्र संग्रही है। यह भाग वस्तु को एक हल्के शंकु से प्रकाशित करता है। अदीप्त क्षेत्र माइक्रोस्कोप परावर्तित प्रकाश का उपयोग करता है, माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त संचारित प्रकाश का नहीं। यह माइक्रोस्कोप प्रकाश को सीधे संग्राही लेंस पर गिरने से रोकता है। वस्तु से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अविद्युत लेंस की ओर परावर्तित या बिखरी हुई होती हैं। परिणामस्वरूप सूक्ष्म जीव एक अंधेरे पृष्ठभूमि के विरुद्ध चमकीले अभिरंजित दिखाई देते हैं। ये फिगर के माध्यम से आपको अदीप्त सूक्ष्म प्रकाशदर्शी को दिखाया जा रहा है। ये सबसे ऊपरी पॉइंट हमारा होता है, ये नेत्रिका होती है। सही फर्स्ट लेंस और नेत्र लेंस होता है। अविद्युत लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका स्पेसिमेन अब नमूना, और ये जो एरो टाइप्स में रेंज दिख रही हैं, ये भी प्रकाश को एक सीधी रो में ले जाने के लिए कार्यरत दिखती हैं। नेक्स्ट लेंस संग्राही लेंस होता है। उसके नीचे अपारदर्शी डिस्क रखी जाती है जिससे प्रकाश आर पार जा सके। अपारदर्शी डिस्क रखी जाती है जिससे कोई भी प्रकाश इधर उधर भ्रमित बाहरी प्रकाश बाहरी प्रकाश से नमूने को विचलित ना कर सके। और नीचे प्रकाश के माध्यम से उसे प्रकाश दिया जाता है, जो एक कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से दिया जाता है। इसका उपयोग बहुत पतले बैक्टीरिया जैसे स्पाइरोकेट्स, जिन्हें साधारण रोशनी में नहीं देखा जा सकता है, को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश के प्रतिबिंब की वजह से ये बड़े दिखाई देते हैं। चिकित्सकीय नमूनों में ट्रिपोनिमा पैलिडम के तेजी से निर्धारण के लिए इस पद्धति को अक्सर उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग कासाम्बी बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ की गतिशीलता का अध्ययन करने में भी किया जाता है। क्षमा चाहूँगा।
अभी आवाज़ चली गई थी, इस वजह से आपका पीछे का रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। उसे एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। इस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सजीव कोशिकाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जीवित सूक्ष्म जीवों के आंतरिक संरचनाओं की जांच के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कौशाम्बी बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ की गतिशीलता का अध्ययन करने में किया जाता है। इसका उपयोग आंतों तथा अन्य जीवित प्रोटोजोआ जैसे अमीबा ट्राइकोमोनास के अध्ययन में किया जाता है। इसका उपयोग संवर्धित में उगाई जाने वाली कवक की जांच के लिए किया जाता है। अब चलते प्रदीप्त सूक्ष्मदर्शी। प्रदीप्त सूक्ष्मदर्शी इस सिद्धांत पर काम करता है। प्रदीप्त रंजक से रंजित हुए नमूनों को पराबैंगनी प्रकाश में प्रदर्शित करने पर प्रकाश की लंबी तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित होती है। प्रदीप्त रंजक से रंजित बैक्टीरिया एक गहरे रंग की पृष्ठभूमि के विरुद्ध उज्ज्वल दिखाई देता है। प्रदीप्त सूक्ष्मदर्शी में एक पराबैंगनी प्रकाश स्रोत होता है। देखे जाने पर बैक्टीरिया प्रदीप्त रंगों से रंजित है, जैसे आरामाइन ओ, एक्रिडीन ऑरेंज और रोडामाइन पराबैंगनी। प्रकाश की कम तरंगदैर्ध्य के कारण इस माइक्रोस्कोपी की विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। ये आपको पहले ही बताया, जितनी तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी माइक्रोस्कोपी की विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। उपयोग: प्रदीप्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रदीप्त प्रतिरक्षी परीक्षण द्वारा नैदानिक नमूनों में रोगजनक या प्रतिजन की जांच के लिए किया जाता है। उदाहरण: नैदानिक नमूनों में सीधे निसेरिया, गोनोराबी, कोरिनेबैक्टीरियम, डिप्थीरिया आदि का पता लगाया जाता है। इसका उपयोग प्रत्यक्ष प्रतिदीप्त एंटीबॉडी IFA परीक्षण, उदाहरण के लिए लेप्टोस्पायरोसिस, सिफिलिस, ब्रुसलोसिस आदि में IFA द्वारा सीरम एंटीबॉडी का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। विभेदी व्यक्तिकरण विपर्यास DIC सूक्ष्मदर्शी। DIC सूक्ष्मदर्शी एक बीम शियरिंग व्यक्तिकरण सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें रेफरेंस बीम को 1 मिनट की मात्रा द्वारा शियर किया जाता है। यह सूक्ष्मदर्शी पारदर्शी नमूनों में विपर्यास प्रदान करने के तंत्र पर काम करता है। यह एक बड़ी छाया कास्ट छवि बनाता है, जो नमूने में उच्च तथा निम्न स्थानिक आवृत्तियों दोनों के लिए प्रकाशिक दूरी के ढाल को प्रदर्शित करता है। नमूना क्षेत्र जहां एक संदर्भ दिशा के साथ प्रकाशिक दूरी बढ़ते हैं उज्ज्वल दिखाई देते हैं, जबकि वे क्षेत्र जहां पथ अंतर कम हो जाते हैं विपरीत विपर्यास दिखाई देते हैं। यदि प्रकाशीय दूरी अंतर का ढलान स्थिर होता है तो छवि कंट्रास्ट बढ़ जाती है। उपयोग: इसका उपयोग जीवित कोशिकाओं को देखने के लिए किया जाता है तथा कोशिकीय बृहत अणु के मात्रात्मक अध्ययन के लिए इस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, जिनके बारे में चर्चा हुई। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा जिस टाइम आपको बताया जाता है उस टाइम आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें और अपने नोट्स भी बनाते रहें। आपको थ्योरी पार्ट्स इसीलिए दिखाया गया है कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आसानी से आप अपने नोट्स बना सकें, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ताकि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या ऑफलाइन क्लास में आके उस पर चर्चा कर सकते हैं।